कोई सुबह के 4:30 बजे अगर आपके होटल रूम का दरवाज़ा खटखटाए, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कन्फ्यूजन होती है। लेकिन वहीं पे बाहर खड़ा इंसान अगर आपके दरवाजे को पीटना शुरू कर देना इतनी सुबह, तो पाँव के तलवों से लेकर के सर के बाल सारे लाइन से कांपते हैं। रमेश ऐसे बौखलाता हुआ दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था होटल का, और बगल में प्रियंका। क्या हुआ? खबर मिली, शेखर गायब था। कहीं कहीं होगा वो, वॉशरूम वगैरह चेक के आसपास घूम, कहीं कुछ नहीं। होटल वाले बंदे से बात करके सामने का सीसीटीवी चलता है क्या पूछा, और अगर चलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए कहा। सारे के सारे उस एरिया में भागे। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की इस कहानी का नाम शोभरात्रि द कर्स चैप्टर 4। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी यानी शोभरात्रि द कर्स का पहला पार्ट शोभरात्रि द मिथ नहीं सुना है, मेरी प्रोफाइल पे उसका चैप्टर 1 to 5 कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले प्लीज़ जाएं, उसे सुने, बिकॉज ये उसके आगे की कहानी है। और हाँ, एक और चीज़, बड़े ध्यान से हर एक चैप्टर को सुनिएगा, क्योंकि कई चैप्टर्स के बीच में कई सारे इंटरकनेक्शंस हैं, खासकर ये वाले। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेजेस हैं उनको निकलवाई गई। अब कुल मिलाकर के 2 कैमराज होते हैं वहाँ पे उस पूरे एरिया में, और वो दोनों के दोनों में शेखर का कोई ट्रेस नहीं होता। अब वहाँ के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर थोड़ा ढूंढना शुरू किया जाता है कि मतलब कहीं टहलता हुआ निकल गया होगा। नथिंग। यार प्रियंका, ये इस साल शोभना शेखर पे एक भी बार हावी नहीं हुई ना? भैया हावी तो नहीं हुई, लेकिन उसी के साथ में ये वो समय नहीं है। हर साल वो होली और दशहरा से पहले वाले समय में ये सब होता है। ये भी दशहरा के दिन मत सोचो यार। वैसे भी आज ये सब जो हुआ था ना, इन सब के चलते वो वैसे भी थोड़ा अपसेट था। हो सकता है थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए खुली हवा खाने के लिए बाहर। अब इतने में कोई बोल पड़ता है, अरे भैया लेकिन अभी 4:30 बजे कौन सुबह सुबह खुली हवा खाने के लिए जाएगा? मतलब ये तो अरे सुनो प्रियंका, तुम ये फालतू बातें मत सोचो। वैसे भी हम लोगों को तो पता है ना कि जब उस पर शोभना हावी होती है तो वो कहाँ जाता है। सुनो, ये भोपाल में ये किन्नर कहाँ कहाँ पे साथ साथ में रहते हैं, जिन जिन को भी पता हो वो जगह बता दो यार। पते निकलवाए जाते हैं। अब जब ये एड्रेसेस निकलते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी किन्नर कम्युनिटी साथ में रहा करती थी, उन सभी जगहों को ढूंढा जाता है। शेखर भाई साहब कहीं पे भी नहीं मिलते। दिन बीतना शुरू हुए। अब देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे तो ये शौक वगैरह जैसी बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका का डर अब और ज़्यादा बढ़ने लगा और उसके मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं। उसके मन में आने लगा कि भाई इतने सालों से ये लोग शेखर को ढूंढ रहे थे, और फाइनली जब उसने वो किताब विताब लिखी तो उसने अपना काम सही से नहीं किया। कहीं किसी गाँव वाले ने नाराज़गी में आकर कुछ तो नहीं कर दिया? कहीं मुझे फंसाने की कोई कोशिश तो नहीं, मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं? उसका दिमाग जहाँ जहाँ जा सकता था वहाँ वहाँ दौड़ा। अब करीबन 3-4 दिन बीत चुके थे। वो सारे के सारे वहाँ गार्डन टाइप का एक एरिया था बाहर, वहाँ आग जलाए घेर के बैठे थे कि इतने में होटल के गेट के पास एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। मैले कपड़े और हाथ में एक डायरी लिए शेखर खड़ा था। रमेश और बाकी के सब तुरंत वहाँ भागे। अरे क्या भैया, कहाँ थे? कुछ बता दिया करो जाने से पहले। ये सवाल रमेश ने पूछा। रमेश के पूछते ही साथ शेखर को वो 10 सालों पहले जब वो पचमढ़ी के लिए निकलना, गायब होना, जब उसका वापस आना, तो गर्लफ्रेंड का कुछ सेम सा सवाल, ये सब याद आने लगा उसे। नहीं भैया मैं ठीक हूँ, वो बताता हूँ मैं। ये प्रियंका कहाँ है? अरे प्रियंका होगी ना, अरे वो कमरे में होगी, उसको बुलाओ। प्रियंका को बुलवाया जाता है। बाय द टाइम शी कम्स, ये लोग सारे के सारे ना वो सवाल जो है उठा करके इसके ऊपर पटक देते हैं कि भैया कहाँ, किधर, शोभना फिर से हावी हुई क्या, कपड़े मैले क्यों हैं, डायरी क्या है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि इतने में वहाँ पे प्रियंका आ जाती है दौड़ती हुई। शेखर कुछ बोल पाता कि उससे पहले उसको कस के गले लगा लेती है। अब गांव के जो लोग खड़े थे वो अपनी आंखें थोड़ी सी फेर लेते। रमेश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन शेखर वहाँ एक स्टैचू बना खड़ा होता है। क्या किसी को पता नहीं होता, लेकिन आज इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को हक किया था। पूरे 6.5 सेकंड के बाद प्रियंका को हिट होता है कि उसने अभी भी क्या किया। वो तुरंत उसको छोड़ती है। अरे वो तुमको क्या, कहाँ तुम निकल कर, वो फंबल हो रही थी, तो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा। इतने में शेखर सिचुएशन रीड करता है, बोल देते सुनो मैं समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ।
रमेश भैया आप एक काम करो प्लीज़, सबको लेकर के ना ज़रा हॉल में पहुँचो, मैं बस 2 मिनट 5 मिनट देना, मैं नहा कर थोड़ा आना चाहता हूँ। हाँ ठीक है चलो तुम। अरे नहाने जा रहा हूँ, साथ में चलोगी क्या? अरे वो नहीं बोल रही हूँ मैं, रमेश भैया आप साथ में चलिए, इसका कोई भरोसा नहीं कहीं निकल जाएगा, हम लोग रूम के बाहर रहेंगे, तुम नहा के हमारे साथ में आओ। अरे कुछ नहीं होगा मेरे को, मैं बता, अब पहले जब हुआ था तेरे को तो तू बड़ा, तेरे को पता था ना, साथ में चलो चुपचाप। अरे चलो। तीनों के तीनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते प्रियंका उसके हाथ में वो डायरी नोटिस करती है। ये अंदर जाता है, नहाता है, फ्रेश होता है, 5-5 मिनट में ये प्रियंका जो नॉक करके चेक करती है अंदर है ना। एनी हाउ फ्रेश होकर के ये लोग उस हॉल की तरफ बढ़ते हैं जहां सब इंतजार कर रहे थे। शेखर के लिए वहां पर एक कुर्सी रखी जाती है, वो जाके उस पर बैठता है, बाकी सारे उसको घेर लेते हैं, कुछ खड़े तो कुछ बैठे। सबसे पहले शेखर एक मुद्दे को क्लियर कर देता है। देखिए जब इस बार मैं गायब हुआ था तो मैं अनकॉन्शियस नहीं था, शोभना जब मुझ पे हावी हुई तो मुझे ये पता था कि क्या हो रहा है, और सब मेरी आंखों के सामने हुआ। और रमेश भैया पिछले 4 दिनों में ना मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं, लेकिन उन सबको बताने से पहले मैं आप लोगों तक एक धन्यवाद पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये थैंक यू शोभना की तरफ से। शोभना का नाम जैसे ही आता है तो बाकी सारे गांव वालों के हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। आप लोगों ने झूठ कहा था मुझसे, मतलब कि आप लोगों की अगर मैंने ये किताब नहीं लिखी तो आप लोगों पर वो श्राप लगेगा, ये वो। आप जानते थे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। शेखर अब प्रियंका की तरफ देखता है। दरअसल पंडित दादा और विश्वजीत दादा दोनों ने अपने वादे को निभाया था। एक ने कहानी को लिखा और दूसरे ने मरते दम तक कहानी को सुनाया, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बाप दादा थे उनके अंदर एक गिल्ट रह गया कि हम लोगों ने जो शोभना के साथ किया वो गलत किया, और इसलिए आप लोग ये किताब लिखवाना चाहते थे। रमेश तुरंत बोल पड़ता है, देखो शेखर आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम लोग सिर्फ वो किताब को लिखवाना चाहते थे, लेकिन जब तुम्हारी लिखी हुई किताब भी इस तरफ फट गई तो हम समझ गए कि शर्त को हमें पूरा मानना ज़रूरी है। इसका मतलब तुम्हारे वंश के खून से उस किताब को लिखने के और ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझे नहीं रमेश भैया, उनके साथ पंडित दादा और विश्वजीत दादा के साथ वो श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। वो किताब इसलिए नहीं फटी कि वो मेरे खून से नहीं लिखी गई थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि पंडित दादा ने एक नहीं 2 किताबें लिखी थी। सब के सब इस बात को सुनकर हिल जाते हैं। अरे नहीं भैया, वो एक ही किताब थी, उसको ले जाकर के शोभना की चौखट पे जिस किताब को रखा था वो शोभना की असली और पूरी कहानी थी। लेकिन दादा ने एक और कहानी लिखी जिस कहानी को उन्होंने अपने बेटे विश्वजीत की जुबानी बाकी गांव वालों तक पहुंचाई। ये करने के पीछे की वजह ये थी कि कई लोग अब भी गांव में ऐसे थे जो सरपंच ने जो किया उसे सही मानते थे, किन्नरों से धिक्कार करते थे। पंडित दादा ने ना शोभना से सिर्फ एक ही मांग करी थी कि जब तक विश्वजीत 16 बरस का नहीं हो जाता तब तक वो उसको पूरी और असली कहानी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बच्चा था, नादान था। गलत लोगों के सामने जाकर के वो कहानी बता देता तो जान का खतरा था। लेकिन इससे पहले विश्वजीत दादा 16 बरस के हो पाते, वो गांव, पंडित और दोनों की दोनों किताबें सब चल गई। दरअसल पहली जो किताब थी उसके अंदर 3 ऐसी कहानियां थी, 3 ऐसे किस्से थे जो दूसरी किताब में नहीं थे, और दूसरी किताब की कहानी थी जो विश्वजीत ने गांव वालों को पढ़कर सुनाई थी। पहली कहानी, बाकी सबके हिसाब से, गांव वालों के हिसाब से शैलेश एक किन्नर था। ये बात शादी वादी का जो ड्रामा हुआ इसके बाद पता चली, लेकिन रियलिटी ये थी कि मीना ने जब घर में शादी की बात छेड़ी थी उसके 2 महीने पहले मीना ने एक इत्तेफाक में ये बात जानी थी कि शैलेश एक किन्नर है, और ये जानने के बावजूद उसके अंदर कोई फीलिंग्स कम नहीं हुई। शी वॉज स्टिल द सेम, बट कहीं ना कहीं शैलेश डर गया। उसके अंदर भी फीलिंग्स थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि उसके साथ जो होगा सो होगा, लेकिन पिछड़ी रिवाजों के चलते लोग मीना को बदनाम कर देते। मीना को उसी की नादानी से बचाने के लिए शैलेश ने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ के साथ गांव छोड़कर भाग जाएगा। अब जब ये बात मीना को पता चली कि जनाब गांव छोड़ने वाले, तो उन्होंने घर में जाकर के ऐलान कर दिया कि मैं शादी करूंगी तो शैलेश से। अब जैसे ही ये बात सब लोगों के बीच में आ गई तो शैलेश का गांव छोड़ना मुश्किल हो गया। लेकिन जब आगे जाकर ये शादी वगैरह का प्रस्ताव हुआ और शैलेश ने फिर भी मना किया तो सरपंच अब बदला लेने वाला था, और इस बात को मीना ने भांप लिया था। शैलेश को बचाने के लिए
उसने जाकर के अपने सरपंच चाचा को सारी बात बता दी कि उसने मना क्यों किया है। अब अपनी भतीजी के लिए जो प्यार था सरपंच के अंदर, उस दिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं समाज का बहिष्कार भारी पड़ गया। 2 पल के लिए वो हजम नहीं कर पाए इस बात को कि उनकी भतीजी जो इतने ऊंचे खानदान में पली बढ़ी है, वो ये जानने के बावजूद कि अगला एक किन्नर है, ये सारा शादी का नाटक कर रही है। गुस्से में आकर उन्होंने अपने हाथ की लठ घुमा दी। दूसरी कहानी, वो लठ जो था वो सीधा घूम के मीना के सर के पीछे आके लगा, लेकिन वो चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं की, जमीन में गिर गई, तिलमिला रही थी दर्द से, खून की उल्टियां निकलने लगी उसके मुंह से। उसकी वो हालत देखकर सरपंच समझ गया कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। उसको होश आया कि उसने अभी क्या किया है, लेकिन ये समझ में आ गया था कि ये मरने वाली है, लेकिन यहाँ मर जाती तो प्रॉब्लम हो जाता। तो सरपंच ने उसको वहाँ छत से उठाकर नीचे फेंक दिया, इस बात की उम्मीद में कि वो मर जाती, लेकिन वो नहीं मरी। लेकिन सरपंच के लिए अच्छा ये हो गया कि ना उसके बाद वो बोल सकी, ना चल सकी, ना फिर सकी। मीना की सच्चाई मीना तक रह गई, और इस बात की आड़ में सरपंच ने इस बात को फैला दिया कि शैलेश के ठुकराव के कारण मीना ने खुदकुशी करी। उनके पास बदले की एक वजह आ गई, लेकिन इन सब के बीच में उनको एक बकरा मिला, कुजार। सारा का सारा दिमाग सरपंच का, लेकिन चेहरा वो कुजार का लगाते। कैसे, समझाता हूं। तो सबके सामने उन्होंने इस बात का नाटक किया कि वो तो गम में है अपने भतीजे के साथ जो हुआ इन सारी बातों के। अब इस समय कुजार उनके पास आता और कुजार सरपंच को भड़का रहा था। चाल तो ये जनाब कब से चलना शुरू कर दिए थे, लेकिन लोगों के हिसाब से कुजार था वो वजह जिस कारण से ये सब कुछ होने लगा। अब जब वक्त सही आया तो उसी कुजार के कंधे पर बंदूक रख के जनाब ने चलाई सीधा शैलेश पे। कैसे, जब शैलेश को मारा जा रहा था तो सरपंच ने एक बढ़िया सा नाटक किया कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि शैलेश जो है वो एक किन्नर है, और ये सारी गलती हो गई कुजार की। तो जितने लोग नाम जानते थे उन सब के लिए विलन बन गया कुजार, और सरपंच एक भोले से चाचा। और अब बारी थी उस तीसरी कहानी की। ये तीसरी कहानी वो वजह थी कि शैलेश ने शोभना का अवतार क्यों लिया था। डियर जेटियर फैमिली, इस नवंबर हम लोगों ने इस शोभरात्रि की कहानी को शुरू किया था, और अब परसों इस संडे इस कहानी का आखिरी चैप्टर 5 आप लोगों के बीच में मैं लेकर आने वाला हूँ। हम लोगों ने वीकेंड का एक छोटा सा गैप रखा है ताकि आप में से जितने भी लोगों ने वीकडेज में कहानी नहीं सुन पाए बिजी स्केड्यूल के कारण, आप लोग अप टू डेट हो जाना। बिकॉज मेरी ना एक छोटी सी चाह थी कि इस कहानी का जो फाइनल चैप्टर है ना, ये हम लोग सारे साथ में मिलके देखें, बिकॉज ये कहानी ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है फॉर एवर। एनी हाउ, जब मैं इस संडे को ये कहानी सुनाने आऊँगा तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप सुनने आएंगे।